हाँ तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो लोकेशन होती है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स की यूनिट सेल में वो कहाँ कहाँ पर मौजूद होती है। क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स हम कर चुके हैं। क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर हमें दो टाइप के स्ट्रक्चर्स देखने थे बच्चों। एक था हमारा HCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक और एक था हमारा CCP दैट इज क्यूबिक क्लोज्ड पैक। क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बच्चों किस यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करता है? वो करता है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के FCC यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करता है, FCC टाइप के वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा क्लोज्ड पैक्ड होती है। हमारी जो FCC वाली वेरिएशन होती है उसके अंदर जो एफिशिएंसी आती है बच्चों वो आती है 74%। जैसा कि बच्चों हमने क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी देख लिए थे और उसकी यूनिट सेल के अंदर कहाँ कहाँ पर लोकेशन होती है ये चीज भी हम कर चुके हैं। अगर किसी भी बच्चों को लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल वॉइड्स में या फिर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो पुरानी रिकॉर्डिंग्स को गो थ्रू कर सकता है, उसमें बहुत इजीली सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लास्ट में मैंने एक CBSE से रिलेटेड तुम्हें एक फॉर्मूला दे दिया था। ये फॉर्मूला HCP और CCP पे फुल्ली वैलिड है, बिना किसी दिक्कत के जहां मर्जी जैसे मर्जी लगाओ तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर आएंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं थोड़ी सी चीज और इसमें क्लियर कर देता हूं तुम्हें। जो लोकेशन है हमारी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड की वो मैंने बता दी है। एक बार हम ये देख लेते हैं कि कितने ऑक्टाहेड्रल और कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स FCC स्ट्रक्चर के अंदर, FCC यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है बच्चों, एक बार देख लेते हैं इन FCC। फॉर्मूले से तो आप निकाल ही सकते हो। फॉर्मूले में FCC के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? 4 पार्टिकल्स होते हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारे कितने होंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स का दुगुना दैट इज 8। फॉर्मूले से बहुत इजीली निकल जाएगा। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? वो हमारे किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर, यानी कि कितने होंगे? 4 होंगे। फॉर्मूले से निकालने में दिक्कत नहीं है। एक बार लोकेशन के बेसिस पे हम देख लेते हैं कि ये 4 और 8 आते कैसे हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, यहाँ पर ये मैंने बनाया एक क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि हमारे जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं हमारे कॉर्नर्स पे। और कॉर्नर के बीच का जो स्पेस होता है यहाँ पर हमारा क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहाँ पे हमारा क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है बच्चों, और ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है ये तो एजेस, ये क्या होती है? हमारी एक एज। जैसा कि आप देख सकते हो, आप अपने घर पे बैठे हुए रूम को देखो एक बार, तो रूम में जो आपको ये छत दिखाई देगी, ये छत जो 4 एजेस से घिरी हुई है, तो ये हमारे क्या होते हैं? जो 4 लाइनों से बनी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? एजेस। 4 एजेस आपको ऊपर दिखाई देंगे और 4 एजेस बच्चों आपको कहाँ? नीचे दिखाई देंगे। ठीक है बच्चों, तो 4 ऊपर और 4 नीचे और 4 ये आपकी जो कॉर्नर्स वाली दीवारें होती हैं ये 4। ये तो टोटल नंबर ऑफ एजेस हमारे पास कितने होते हैं बच्चों? 12 एजेस होते हैं। एजेस एंड बॉडी सेंटर, ये चीजें मैं पहले बता चुका हूं। कहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं? एजेस पे होते हैं और बॉडी सेंटर पर होते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार देख लेते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हो गए? मैं पहले लिख देता हूं एक एक करके। टोटल नंबर ऑफ एजेस, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एजेस हो गए 12। अब ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, एक या फिर आप एक इस वाले वॉइड को इमेजिन कर सकते हैं, ये जैसे कि हमारा क्या है? एज पर प्रेजेंट एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब ये वाला जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा तो क्या पूरा का पूरा वॉइड एक ही यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा बच्चों? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है बच्चों वो 4 अलग अलग यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। कितने यूनिट सेल में? 4 यूनिट सेल में। एक तो इस वाले यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, एक इसके साथ वाले यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा बच्चों, और एक इसके दो ऊपर जस्ट अबव, जो अबव द होंगे यहां पर, जैसे कि एक अबव यूनिट सेल होगा और इस सेकंड के जो एक अबव यूनिट सेल होगा यहां पर। तो इन 4 यूनिट सेल के अंदर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। कितने यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा? एक तो ये वाला यूनिट सेल,
एक इसके साथ वाला यूनिट सेल, एक जस्ट इसके अबव वाला यूनिट सेल जो इस लाइन के अलोंग ही ऊपर आप देख पाओगे, एक जस्ट इसके अबव वाला और एक सेकंड के जस्ट अबव वाला जो यहाँ पर हमारा कुछ एक यूनिट सेल बनेगा। तो ये 4 अलग अलग यूनिट सेल के अंदर ये वाला वॉइड प्रेजेंट होगा। आप चाहो तो अपनी दीवार, अपने कोई भी घर के मतलब जो रूम है उसका एक कोई भी लाइन या एज को पकड़ लो, आप देखोगे उसके साथ वाले रूम में भी वो हमारा, अगर यहाँ पे बॉल होगी तो साथ वाले रूम में भी प्रेजेंट होगी और 2 अबव वाले रूम्स में भी प्रेजेंट होगी। आई होप ये चीज क्लियर होगी। जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स पे लिखिए क्लियर हुई है या नहीं हुई है। कितने रूम्स के अंदर प्रेजेंट होगा ये वॉइड? 4 अलग अलग रूम्स में प्रेजेंट होगा। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स पे लिखिए क्लियर है तो। बहुत अच्छे गीता, बहुत अच्छे सिमरन, भवी, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारे, बहुत बढ़िया। तो जो हमारे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आएंगे, बहुत बढ़िया गायत्री, देखो जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आएंगे तो हमारे कितने एजेस हैं, मैंने ऊपर बता दिया कितने एजेस होते हैं हमारे, 12 एजेस होते हैं। और हर एज के ऊपर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है वो 4 कमरों में डिवाइडेड होता है। तो एक कमरे के अंदर कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा हमारा? 1/4। एक कमरे के अंदर कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे हमारे? 1/4। ठीक है बच्चों। प्लस जो हमारा बॉडी सेंटर पर जो बिल्कुल बीचों बीच एक वॉइड क्रिएट होगा, वो भी हमारा क्या होगा? जो बीचों बीच बॉडी सेंटर पे हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट होगा बच्चों, वो पूरा का पूरा एक ही यूनिट सेल के अंदर होगा, वो किसी दूसरे यूनिट सेल के अंदर डिवाइडेड नहीं होगा। तो ये जो बॉडी सेंटर वाला है ये पूरा का पूरा क्या होगा? एक ही यूनिट सेल के अंदर मौजूद होगा, बॉडी सेंटर वाला। और ये क्या है? हमारे एजेस वाले। ठीक है बच्चों, ये हमारा कंट्रीब्यूशन है, ये हमारा क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ वॉइड इन अ यूनिट सेल। तो अब आप यहां पर बहुत ही क्लियरली देख सकते हो, 12 को जब मैं 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे हमारे पास आएगा 3 + 1। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एफसीसी के अंदर, जैसा कि मैंने बताया, कितने हो जाएंगे? 4। और हमारे एफसीसी के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? 4। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पर सेटिस्फाई कर जाता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं बच्चों? 4। और हमारे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने निकल कर आते हैं बच्चों? 4। आई होप ऑक्टाहेड्रल की वॉइड एग्जैक्टली मतलब कितने वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं एक यूनिट सेल में, ये क्लियर हो गया होगा। यस और नो? जल्दी जल्दी बताइए यस और नो, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे। यस बहुत बढ़िया भवी, बहुत अच्छे साक्षी। चलिए बहुत बढ़िया नंदिनी। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स की। देखिए बच्चों, ये तो मैंने ऑक्टाहेड्रल के लिए डायग्राम बना दिया, अब इसको और ज़्यादा मैसी नहीं करेंगे। सेम डायग्राम हम बनाएंगे किसके लिए? टेट्राहेड्रल के लिए। देखिए ये बहुत ही आसान है, इसको आप इजीली लोकेट कर सकते हो, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बॉडी डायगोनल पर। अब देखिए कि 4 पॉइंट्स हमारे क्या हैं? छत पे हैं। 4 कॉर्नर्स हमारे कहाँ पे हैं? छत पे। और 4 कॉर्नर्स हमारे कहाँ हैं? ज़मीन पे। आप रूम को इमेजिन कीजिए, 4 कॉर्नर हमारे कहाँ हैं? छत पे। और 4 कॉर्नर्स हैं हमारे रूम पे। तो इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक के बीच में क्या बनता है? एक बॉडी डायगोनल। इस वाले पॉइंट से, एक पॉइंट से बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जो पॉइंट होता है वहां पर हमारा क्या क्रिएट होता है? बॉडी डायगोनल। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप कितने बॉडी डायगोनल्स बना सकते हो? एक तो बॉडी डायगोनल इस तरीके से बन सकता है, हर पॉइंट के लिए एक बॉडी डायगोनल इस तरीके से बन सकता है, एक बॉडी डायगोनल इस तरीके से बन सकता है, और एक बॉडी डायगोनल हमारा इस तरीके से, कौन सा बच गया हमारा? इस तरीके से बन सकता है, और दूसरा इस तरीके से बन सकता है। तो यानी कि 4 अलग अलग पॉइंट छत के और 4 अलग अलग पॉइंट जमीन के, इन चारों पॉइंट को जब मैं बनाऊंगा तो हमारे कितने नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स पॉसिबल होंगे? 4 बॉडी डायगोनल्स पॉसिबल हो पाएंगे। नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स कितने होंगे यहाँ पर? 4। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट तो यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक हो गया हमारा, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक हो गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक हो गया, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक हो गया। तो 4 बॉडी डायगोनल हमारे प्रेजेंट होंगे। आई होप इट इज क्लियर।
ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। 4 बॉडी डायगोनल के साथ साथ अब हम बात करते हैं आगे कि एक बॉडी डायगोनल पे जैसा बताया उसकी 1/4 पोजीशन पर हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। कहाँ होते हैं? 1/4 पोजीशन पे। यहाँ पे क्या है हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब आप बच्चों देख सकते हैं कि जो बॉडी डायगोनल के बीच में जैसे कि हमारे 1/4 पे और 1/4 पे हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, ये एक ही यूनिट सेल के अंदर होंगे, ये कहीं पर भी शेड नहीं होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स आप देख रहे हो वो एक ही यूनिट सेल के अंदर मौजूद होंगे, किसी दूसरे यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं होंगे। तो इससे आप बहुत इजीली लोकेट कर सकते हो कि हर डायगोनल पे अगर हमारे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स मौजूद हैं तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स यहाँ पर कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स देखिए बच्चों, 4 हमारे बॉडी डायगोनल हो गए और हर बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं? 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, तो टोटल कितने आएंगे? 8 वॉइड्स। एक बार जल्दी जल्दी कंफर्म कीजिए चैट बॉक्स पे अगर डाउट है, या फिर क्लियर है तो क्लियर लिखिए। क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है। देखिए तो 2 पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यहां पर आपके कितने होंगे। ठीक है, अब आप फॉर्मूला का यूज भी कर सकते हैं जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे कितने हैं? 4, तो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर हमारे कितने आते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और उससे डबल हमारे पास कितने आते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। आई होप वॉइड्स की पूरी कहानी, लोकेशन की कहाँ होती है यूनिट सेल के अंदर, कितने वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं एफसीसी के अंदर, और एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको ये सारी चीजें समझ में आए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप डाउट क्लासेस के अंदर पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, फिर उसके बाद आप खुद कोशिश कीजिएगा जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। देखिए बच्चों, अब सवाल आपके पास ये है कि जो हमारे पास x है, x कोई पार्टिकल है, टाइप ऑफ पार्टिकल है, ये जो x है हमारा, ये ऑक्यूपाई करता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्या ऑक्यूपाई करता है बच्चों? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये वॉइड्स को, लोकेशन को, एजेस वगैरह ये सब बताने का सिर्फ एक ही रीजन था मेरा, ताकि आप ये चीज समझ सको कि ये वॉइड्स कहां पर प्रेजेंट है और कितने अमाउंट के अंदर एक यूनिट सेल के अंदर होते हैं। क्योंकि जो हमारे ये एक्स वाई पार्टिकल्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ सीसीपी लैटिस बनाए या फिर ये सिर्फ बीसीसी लैटिस बनाए, ये कभी कभी वॉइड्स को भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जैसे कि हमारे आयनिक सब्सटेंस में होता है, पॉजिटिव चार्ज अलग होता है, नेगेटिव चार्ज अलग होता है। तो कई बार पॉजिटिव चार्ज हमारा लैटिस बनाता है और नेगेटिव चार्ज वॉइड्स ऑक्यूपाई करता है, या फिर नेगेटिव चार्ज लैटिस बनाता है और पॉजिटिव चार्ज वॉइड ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, तो इससे एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ जाती है सॉलिड की। लेकिन आप ये देखोगे कि आपके काम की क्या चीज है, तो आप क्वेश्चन को उस तरीके से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, वाई जो है, वाई क्या बनाता है? सीसीपी लैटिस फॉर्म करता है। यहाँ पर वाई क्या कर रहा है? सीसीपी लैटिस की जो पोजीशंस हैं वो ऑक्यूपाई कर रहा है। सीसीपी लैटिस मैंने पहले भी बताया था कौन सा होता है, ये एफसीसी होता है, ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्या होता है? सीसीपी, एफसीसी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। और एक्स क्या कर रहा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो आप बताइए कि फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का? फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना होता है? आपको सीधा सीधा रेशियो निकालनी होती है कि फॉर एवरी एक्स पार्टिकल कितने वाई पार्टिकल मौजूद होंगे। रेशियो कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आपने यहाँ पे देख लिया कि लैटिस कौन सा है, यहाँ पे सीसीपी लैटिस है। किस टाइप का लैटिस है? बहुत अच्छे साक्षी। अब एक बार बाकी बच्चे भी देख लीजिए, लैटिस कौन सा है हमारा? सीसीपी लैटिस है। अब सीसीपी लैटिस में हम ये चीज जानते हैं कि जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं बच्चों? नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सीसीपी लैटिस।
जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे CCP लैटिस की पोजीशंस पे वो उसके बराबर होते हैं। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो x की वैल्यू है, मतलब जो x के नंबर आएंगे वो किसके बराबर होंगे, y के नंबर आएंगे। तो जो x और y का रेशियो हो जाएगा वो कितना होगा बच्चों, 1:1। तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, कंपाउंड होगा हमारा एक्स वाई। आई होप ये चीज क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं आएगा यहाँ पे बच्चों को। सिंपल है, हमने क्या बोला, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किसके बराबर होते हैं, सीसीपी लैटिस में जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उसके बराबर होते हैं। यस और नो, जल्दी जल्दी। तो जो हमारे इसके एक दूसरे के बराबर होंगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यानी कि x किसके बराबर है, y के। ये 1:1 की रेशियो में प्रेजेंट है, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई। बहुत बढ़िया भवी, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बहुत बढ़िया तानिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए बच्चों, जो B है हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, HCP लैटिस फॉर्म कर रहा है। HCP लैटिस की जो पोजीशन है उनको ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है बच्चों। और जो A है वो क्या कर रहा है, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है। क्या कर रहा है, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो आपसे सवाल ये है कि कंपाउंड क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का, ऑफ कंपाउंड। चलिए बच्चों एक बार ये आप खुद ट्राई कीजिए, आपको थोड़ी समय देते हैं, उसके बाद मैं ट्राई करूंगा, मैं कंफर्म करके बताऊंगा, ठीक है बच्चों। जल्दी जल्दी ट्राई कीजिए और चैट बॉक्स पे आंसर पोस्ट कीजिए। गायत्री बहुत बढ़िया, A4B3 बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी एक बार ट्राई करिए। साक्षी A4B3 बहुत अच्छे। आदित्य का भी हो गया, सबका हो गया यानी कि। चलो मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे बहुत होशियार हैं हमारी क्लास के, सभी का हो गया होगा। लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर आपकी एक छोटी सी मिसकंसेप्शन जो शायद हो सकती है, मैं उम्मीद नहीं करता कि होगी पर हो सकती है, उसके बारे में मेरे को क्लैरिटी देनी जरूरी है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर तो आप सीसीपी लैटिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो सीसीपी लैटिस के अंदर हम जानते हैं कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स मौजूद होंगे, कितने पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, कितने होते हैं, 4। तो आप कोई भी बच्चे HCP लैटिस के केस के अंदर ये चीज यूज मत कीजिएगा। HCP लैटिस के अंदर हम नहीं जानते कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं। तो HCP में फॉर्मूला तो लग जाएगा, लेकिन आप ये नहीं बता पाओगे कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। दिस इज नॉट क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, दिस इज डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम, दैट इज हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। तो इसके एक यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स मौजूद होते हैं वो ना हमें पता और ना हमें जानने की जरूरत है, ठीक है बच्चों। वो हमारे किसी काम की नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ वो फॉर्मूले का यूज करना है। अब यहां पर हम देख लेते हैं, यहां पर हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं, ए की अगर मैं बात करूं तो ए 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है। यानी कि सीधी सीधी बात क्या होगी यहां पर हमारी, जो ए है वो किसके बराबर है, दो। तो हम एक्स को अगर मैं पार्टिकल्स मान लूं कि एक यूनिट सेल के अंदर हमारे कितने पार्टिकल्स हैं, एक्स पार्टिकल मौजूद हैं, तो वो हमारे पास इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने आ जाएंगे, 2x। कितने आ जाएंगे यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये पार्टिकल्स है, ये क्या है तुम्हारे पार्टिकल्स हैं, ये तुम्हारा क्या है मल्टीप्लाई का साइन। तो हमारे नंबर ऑफ वॉइड्स कितने आएंगे, 2x, ठीक है बच्चों। प्लस कितने ऑक्यूपाई हो रहे हैं, 2/3 ऑक्यूपाई हो रहे हैं। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 4/3x, ठीक है बच्चों। अब यहां पर अगर मैं B की बात करूं तो B हमारा क्या है, x पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज पार्टिकल की जो पोजीशंस होती है HCP लैटिस के अंदर। तो आप देखोगे कि यहां पर जो A:B का रेशियो है, यहां पर x क्या है हमारे पार्टिकल, जो हमारा A:B का रेशियो आएगा वो यहां पर कितना आएगा बच्चों, 4:3। यानी कि अगर इसका 1 है तो इसका 4/3 है, अगर इसके 3 है तो इसके कितने हो गए, 4 हो गए। तो रेशियो हमारे पास कितना आएगा, 4:3। आप देख सकते हो बहुत इजीली निकल जाएगा। तो कंपाउंड हमारे पास यहां पर क्या होगा बच्चों, कंपाउंड होगा हमारे पास A4B3। बस मेरा यहां पर एक पॉइंट क्लियर करने का मकसद ये कि HCP लैटिस हमारी CCP नहीं होती, पार्टिकल्स 4 नहीं होंगे, कुछ भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में कितने पार्टिकल्स मौजूद होंगे, ठीक है। सो ये चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेंसिटी।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, डेंसिटी। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, डेंसिटी हमारी किसके बराबर होती है? डेंसिटी होती है हमारी मास बाय वॉल्यूम। किसके बराबर होती है बच्चों? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं किसी सॉलिड सब्सटेंस की डेंसिटी निकाल रहा हूं तो मेरा मास किसका होगा बच्चों? यहाँ पे यूनिट सेल का मास हम लेकर चल रहे हैं। यूनिट सेल के लिए अगर हम डेंसिटी निकाल रहे हैं तो यहाँ पे मास क्या होगा? यूनिट सेल का। और डेंसिटी किसके बराबर, जो वॉल्यूम होगी वो किसकी होगी? यूनिट सेल की। ठीक है बच्चों, मास किसका? यूनिट सेल का। और वॉल्यूम भी किसकी? यूनिट सेल की। चलिए अब एक बात बताइए, अगर मैं मास ऑफ यूनिट सेल की बात करूं, किसकी बात करूं बच्चों? मास ऑफ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल का मास अगर मैं क्यूबिक सिस्टम के लिए ले लूं, एक यूनिट सेल का मास कितना हो सकता है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके अंदर मौजूद है? क्या होगा हमारा यहां पे? ये किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस यूनिट सेल के अंदर मौजूद हैं इनटू में मास ऑफ ईच पार्टिकल। यही होगा हमारा यूनिट सेल का मास। लाइनों का तो कोई मास नहीं होता, या फिर मैं बोलूं किसी पर्टिकुलर क्यूब का तो कोई मास नहीं होगा। मास उसका किसकी वजह से होगा? उसके अंदर कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं। अगर मान लो मैं बीसीसी के लिए कहता हूं तो हमारे पास अगर 2 पार्टिकल हैं तो 2 इंटू में मास ऑफ ईच पार्टिकल, तो हमारा क्या आएगा यहां पे बच्चों? मास ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल एक लेंगे। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे एफसीसी की बात कर रहा हूं तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं? 4 पार्टिकल। 4 पार्टिकल और हर पार्टिकल का मास में मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यूनिट सेल का मास। चलिए आगे चलते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किसके बराबर होता है बच्चों? बहुत ही क्लियर बात है, हमारे क्यूबिक सिस्टम के लिए किसके बराबर होता है? ए क्यूब के लिए। ये सिर्फ क्यूबिक सिस्टम के लिए फॉर्मूला डिराइव्ड है, किसी दूसरे क्रिस्टल सिस्टम पे फॉर्मूला मत लगा देना। कई बार हमारे जो आईआईटी जेई मेंस लेवल के एग्जाम होते हैं वो दूसरे टाइप का यूनिट सेल दे देते हैं और उसमें आप डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हो, जो कि वैलिड नहीं होता, वो बिल्कुल गलत होता है। वो सिर्फ बहलाने फुसलाने के लिए तुम्हें ये क्वेश्चन इस टाइप के दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यूनिट सेल के केस में जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? ए क्यूब फॉर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम ओनली। किसके लिए होता है? क्यूबिक के लिए होता है। ठीक है बच्चों, तो जो हमारी डेंसिटी आएगी वो किसके बराबर आएगी? Z इंटू में m डिवाइड बाय ए क्यूब। क्या आएगी? Z इंटू में m डिवाइड बाय ए क्यूब। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, डाउट नहीं आएगा इसके अंदर कोई भी। अब ये जो m है ये क्या है? मास ऑफ वन पार्टिकल। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, क्या है ये? मास ऑफ वन पार्टिकल। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि एक पार्टिकल का मास कितना होगा? जो भी उस पार्टिकल का मोलर मास होगा, यानी कि एक मोल का जो मास होगा, क्या होगा? एक मोल का जो मास होगा उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं एवोगैड्रो नंबर से, किससे? Na से, एवोगैड्रो नंबर से मैं डिवाइड कर दूं तो एक पार्टिकल का मास आ जाएगा। अगर कोई भी डाउट है इसके अंदर तो बच्चों आप चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 का जरूर एक बार चेक करिएगा कि इसकी ये टाइप फॉर्मूला कहां से निकल के आया। एक पार्टिकल का मास हमेशा किसके बराबर होता है? उस पार्टिकल के मोलर मास के बराबर, यानी कि एक मोल के मास के बराबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। वहां पर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं ये किसके बराबर होगा? m बाय Na। तो इसको अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूं, क्या करूं? सब्सटीट्यूट कर दूं तो हमारी डेंसिटी किसके बराबर आएगी बच्चों? डेंसिटी हमारी आ जाएगी Z इंटू में m डिवाइड बाय Na इंटू में ए क्यूब। मैंने यहां पर इसको m बाई Na को सब्सटीट्यूट कर दिया और हमारे पास डेंसिटी का एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला निकल के आ गया। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट है डेंसिटी के अंदर तो आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो जल्दी जल्दी से क्लियर है का मैसेज पोस्ट कीजिए। जल्दी जल्दी बच्चों, आगे चलेंगे फिर। क्लियर है? बहुत बढ़िया भवी। अगर कोई भी चीज समझ नहीं आई तो आप इसमें डेंसिटी का फॉर्मूला जरूर ध्यान रखिएगा। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूरे चैप्टर के अंदर से कहीं से भी बनते हैं तो वो इस फॉर्मूले से बनते हैं। सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं सीबीएसई का प्रीवियस ईयर में, वो डेंसिटी के फॉर्मूले से आते हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया गायत्री, बहुत बढ़िया गीता। आगे चलते हैं। डेंसिटी आई गेस ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं डेंसिटी के ऊपर।
चलिए बच्चों देखते हैं जरा। अब तुम्हारे पास बीसीसी स्ट्रक्चर दे रखा है, बीसीसी स्ट्रक्चर ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, बीसीसी स्ट्रक्चर ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम ये आपको दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे क्यूबिक के जगह हेक्सागोनल या ऑर्थोरोम्बिक या फिर ट्राइक्लिनिक मोनोक्लिनिक ऐसा कुछ भी लिख देता हूँ तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। बिल्कुल काट दीजिएगा कि वो क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, और क्वेश्चन सही भी है तो हमें नहीं पता ये लिख दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड होगा, क्यूबिक के लिए, बस ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। अब आपको जो एज लेंथ दे रखी है, मैं सीधा सीधा यहाँ पे लिखता हूँ, जो एज लेंथ दे रखी है वो किसके बराबर है बच्चों, यहाँ पे 288 पिकोमीटर, किसके बराबर है 288 पिकोमीटर। डेंसिटी भी आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, दैट इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बच्चों। तो आपसे पूछा है कि जो z की वैल्यू है, यानी कि हमारा z की वैल्यू तो हमारी यहाँ पे कितनी हो जाएगी बीसीसी के लिए, यहाँ पे z की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2। तो सवाल आपके सामने ये है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट, 208 ग्राम के एलिमेंट के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। यानी कि इन शॉर्ट आपको सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है, फिर उसके बाद हम ये 208 ग्राम का यूज करेंगे। पहले आप क्या निकाल लीजिए, मोलर मास निकाल लीजिए, ठीक है बच्चों। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पर जो आपकी यूनिट है एक ही क्या दे रखी है, पिकोमीटर, और डेंसिटी हमेशा किसके अंदर होगा, ग्राम पर सीसी में। आप यूनिट्स फिक्स कर लीजिए इस क्वेश्चन के लिए भी और आगे क्वेश्चन के लिए भी आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है। यूनिट्स में जो डेंसिटी की यूनिट रहेगी वो कौन सी रहेगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रहेगी हमेशा, और जो एज लेंथ की यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, सेंटीमीटर यूज करेंगे हम। अगर कोई दूसरी यूनिट में दे रखा है तो उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक है बच्चों। ये चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डेंसिटी बराबर z इनटू में m डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू में a क्यूब। डेंसिटी हमें कितनी दे रखी है बच्चों, 7.2, कितनी दे रखी है बच्चों डेंसिटी, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बराबर z की वैल्यू कितनी है 2। उसके बाद मोलर मास हमें निकालना है उस पार्टिकल का, एवोगैड्रो नंबर हम जानते हैं किसके बराबर होता है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर। और a क्यूब क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या है 288 पिकोमीटर। अब ये जो 288 पिकोमीटर होता है, इसको अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो ये आएगा 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। पीको के लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट इज 10 की पावर -12, और 10 की पावर -12 इफ वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द मीटर, और अगर सेंटीमीटर के लिए करना है तो 10 की पावर -10 रहेगा, ठीक है बच्चों। इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सीधा सीधा लिख सकते हैं 2.88 इंटू 10 की पावर -8। मैंने बेसिक साइंटिफिक जो मैथमेटिक टूल्स होते हैं उनका यूज किया है, जो हम क्लास 11 चैप्टर 1 में पढ़ लेते हैं। उसमें भी अगर कोई डाउट हो तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो। सीधा पॉइंट यहाँ पर लगा के जो 10 की पावर 2 है मैंने उसके अंदर ऐड कर दी, तो हमारे पास क्या आया 10 की पावर -8, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर इसकी सीधी सीधी कैलकुलेशन कर सकते हो आप, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैलकुलेशन करने के बाद आप यहाँ पर मोलर मास निकाल सकते हो। एक बार जल्दी जल्दी सभी बच्चे कैलकुलेटर पे ट्राई कीजिए कि कितना मोलर मास आ रहा है, सभी ट्राई कीजिए और बताइए कि क्या आंसर है इसका। सारी चीजें मैंने लिख दी हैं, जो हमारा सब्स्टिट्यूशन है एक एक पॉइंट का वो सब हो चुका है, बस मोलर मास बता दीजिए कितना आएगा। जल्दी जल्दी बच्चों मोलर मास बताइए क्या आएगा यहाँ पे।
बेटा कर दिया ए का क्यूब, आप देख लीजिए यहाँ पे ए का क्यूब कर दिया मैंने। इसका मोलर मास लगभग जो मैंने कैलकुलेट किया है 551.79 ग्राम पर मोल आ रहा है। ठीक है बच्चों, कितना आ रहा है? 51.79 ग्राम पर मोल। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर का यूज़ करके। ठीक है, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा मुझे मैसेज डाल के भी कि ये सही है या गलत है। हमारे पास कितना निकल के आया मोलर मास? 51.79 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब एक बार एटम्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होंगे। करेक्ट है सर, बहुत बढ़िया अंकित। चलो एक बार एटम्स के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होंगे। चलिए एक बार देखिए बच्चों, एटम्स कैसे निकालते हैं। मोलर मास हमें दे दिया 51.79। ठीक है, कितना मोलर मास आ गया हमारे पास? 51.79। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि इतने मास के अंदर हमारे पास कितने एटम्स मौजूद होंगे? दैट शुड बी इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। यस और नो? किसके बराबर होगा हमारे पास? 51.79 ग्राम ऑफ एलिमेंट, यानी कि एक मोल, दैट इज किसके बराबर है? ये एक मोल के बराबर है ऑफ एलिमेंट कंटेन्स Na पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर? Na पार्टिकल्स होंगे। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर है। कितने पार्टिकल्स होंगे बच्चों? Na पार्टिकल्स होंगे। ये हमारी बेसिक स्टोइकियोमेट्री मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हमने पढ़ रखा है। एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं? हमेशा Na पार्टिकल। एक मोल का मास कितना है? 51.79 ग्राम। ठीक है बच्चों, अब ये कितने कह रहा है कि हमारे पास कितने चाहिए? 1 ग्राम के अंदर हमारे पास कितने होंगे बच्चों? 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट कंटेन्स Na डिवाइड बाय 51.79 पार्टिकल्स। यूनिटरी मेथड यूज कर रहा हूं मैं यहां पे। तो हमारे पास कितने हैं? हमारे पास 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट कंटेन्स, कितना आएगा यहाँ पे? Na डिवाइड बाय 51.79 इंटू में 208 पार्टिकल्स। ठीक है बच्चों, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका बहुत इजीली आंसर निकल के आ जाएगा। इसका आंसर है हमारे पास 24.16 इंटू में 10 की पावर 23 एटम्स। ये हमारे पास आंसर है। आप चाहो तो एक बार कैलकुलेटर यूज करके इसे सॉल्व भी कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं, कुछ सिंपल टाइप के क्वेश्चन करते हैं। आप जो डेंसिटी के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की बुक के अंदर मिलेंगे वो आप करने की कोशिश कीजिएगा। बचे हुए मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर थोड़े बहुत एक आधे और करा दूंगा। ठीक है, आई होप डेंसिटी का ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। क्लियर है तो जल्दी जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स पे पोस्ट कर दीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। थोड़े रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन लेंगे इस चैप्टर के, जब तक जितने भी अब तक हमने किए हैं रीजनिंग जितनी भी समझी है। भावना, बहुत बढ़िया भावना, क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया अंकित, क्लियर है संजय, ठीक है साक्षी, बहुत अच्छे। सुन के अच्छा लगता है जब आप बच्चे लिखते हो क्लियर है। कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ा रहा हूँ मैं बच्चों को और उनको कुछ समझ में आ रहा है। आप चाहो तो बिल्कुल ही आराम से बिल्कुल फ्री होके कोई भी डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी मन में सवाल हो वो पूछे। दूसरों से डरने की या ये सोचने की कि दूसरे क्या सोचेंगे, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली पेपर आपको देना है, किसी दूसरे को नहीं देना। ठीक है बच्चों, चलिए सिंपल सिंपल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन लेंगे। ज़्यादा टाइम मेरे पास शायद है नहीं, क्लास खत्म होने वाली होगी। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं है, सिंपल क्वेश्चन लेंगे। आप खुद ही, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ आप ध्यान से सुनिए और आंसर पोस्ट कीजिए, लिख नहीं रहा मैं। 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग के अंदर हमारा पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? जल्दी जल्दी पोस्ट कीजिए, सवाल आपके लिए। 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर पार्टिकल का कितना होता है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? गायत्री 4, उपासना 4, साक्षी 4, बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर, सबका 4 आया होगा। आप प्रीवियस नोट्स को गो थ्रू कर सकते हैं, आपको उसमें आंसर मिल जाएगा।